तो हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने वार्ड आया वार्ड बाय भर्ती के लिए स्पेशली गणित के जितने भी सूत्र यहाँ पर बनते हैं सारे के सारे को एक ही वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जितने भी प्रश्न बन रहे हैं ना, सभी फॉर्मूले या सूत्र से बन रहे हैं, है ना। तो इसीलिए आपको सूत्र याद रखना जरूरी है, क्योंकि जितने भी गणित के सवाल भी बनेंगे उन्हीं के माध्यम से बनेंगे। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों चलिए, अब आपने जितना तैयारी कर लिया है ना उतना तो कर ही लिया है, ठीक है। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपको करना था आपने अपना वहाँ पर 100% दे दिया है। मैंने भी कोशिश की कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझा सकूँ, दे सकूँ, है ना। जितनी मेरी क्षमता थी उतना मैंने आपको दिया है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से सिर्फ और सिर्फ एक रिवीजन के लिए सूत्र का पूरा यहाँ पर चार्ट लेकर आऊँगा, जिसमें आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर कैसे सूत्र को यूज़ करना, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर दे पाऊँ, और वार्ड आया और वार्ड बॉय भर्ती पर स्पेशली मैंने फोकस किया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा शानदार, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले सर्व समीकरणों से, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से सीधा यहाँ पर से प्रश्न बनता है। देखिए, ये सर्व समीकरण ना बहुत सारी हैं, लगभग 10 से 12 हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा आपको वार्ड आया वार्ड बॉय भर्ती के लिए मैंने स्पेशली यहाँ पर लाया है, इसीलिए आपको सिर्फ इसे याद रखना होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग होता है। ये आपको याद रखना है। वहीं अब धन के जगह में यहाँ पर ऋण है, तब इसका सूत्र हो जाएगा a ऋण b का पूरा का वर्ग बराबर होगा a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। देखिए, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में a का वर्ग और b का वर्ग दोनों के दोनों प्लस में है, लेकिन जो 2ab है a माइनस बी में क्या हो जा रहा है, ऋणात्मक हो जा रहा है। ये आपको याद रखना है। बाकी दोनों सूत्र के यहाँ पर जो है नियम वो समान है, ठीक है। अब एक होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग। देखिए, दोनों में क्या अंतर है कि दोनों में पूरे में कोष्टक के बाहर वर्ग रखा है, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली सेपरेट यहाँ पर क्या रखा है, a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो इसका सूत्र होता है a धन b और a ऋण b, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो इन तीनों को आपको याद रखना है। इससे ज़्यादा आपको मिल जाएंगे, इंटरनेट में बहुत सारे हैं, लेकिन आपको याद भी तो होना चाहिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। वहीं a ऋण b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर ऋण 2ab धन b स्क्वायर, और वहीं दोनों का वर्ग a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर। तो a धन b, एक बार धन लेना एक बार ऋण लेना, बस इसको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, घातांक और घात से नियम समझते हैं हम, है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा, गुणा का नियम, है ना। ये आपको आना चाहिए, मैं एग्जांपल के साथ दूंगा। तो देखिए, गुणा का नियम क्या बोलता है, यदि आधार समान हो, मतलब देखिए दोनों में आधार समान है और घात अलग अलग हो, ठीक है। तो यदि आधार समान हो तो घातांक क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों, नियम है कि जब आधार समान हो तो गुणा करने पर घातें क्या है, जुड़ जाती है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, 5 का त्रिघात गुणित 5 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 दोनों में आधार समान है, तो आधार समान है और बीच में गुणा का चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा, आधार को वैसे का वैसे रखिएगा, लेकिन जो घातांक है वो जुड़ जाएंगे। देखिए, आधार वैसे का वैसा है और दोनों घातांक क्या है, आपस में जुड़ जाएंगे। तो हमारा उत्तर आया 5 का घात 5। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 5 को 5 बार गुणा कीजिएगा, तो हमारा आ जाएगा आंसर 3 1 2 5, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जैसे 2 का घात 2 है, गुणा है 2 का घात 5, ये है, ठीक है। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों इसमें क्या कहा है, जब आधार समान हो तो घातांक जुड़ जाएंगे। तो आधार को बस लिख लीजिएगा एक बार और फिर दोनों घातांकों को जोड़ दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 धन 5, तो ये हो जाएगा 2 का घात 7। अब 2 को आप 7 बार गुणा कर लीजिएगा और क्या उत्तर आइएगा आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। चलिए, अब भाग का नियम क्या बोलता है, मतलब यदि आधार समान हो और भाग इस प्रकार से हो, मतलब इस प्रकार से भी मैं लिख सकता हूं, जैसे a का घात m है भागित a का घात n है, ठीक है। इस प्रकार से भाग के रूप में हो, तो देखिए दोनों में आधार समान है और बीच में भाग का चिन्ह है, तो घातांक जो है, दोनों के घातांक जो है वो घट जाएंगे। गुणा में जुड़ जाते हैं, लेकिन घातांक जो भाग में है ना वो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं, 7 का घात 6 भागित 7 का घात 4। देखिए दोनों में आधार समान है, तो घातांक बस क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो देखिए आधार वैसे का वैसा मैंने रखा और 6 ऋण 4 हो गया, तो 6 ऋण 4 करोगे तो कितना आएगा, 2। तो 7 का घात 2 बराबर कितना आ जाएगा, 49। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, 5 का घात 3
भागित भागित 5 का घात 2, इस प्रकार से मैंने लिया। तो देखिए यहाँ पर आधार दोनों में समान है तो घातांक क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, और बीच में भाग का चिन्ह है। तो देखिए आधार को बस लिख लीजिए 5, अब दोनों घातांकों को घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 3 ऋण 2, तो कितना हो जाएगा 5 का घात 1, बराबर हमारा उत्तर आ जाएगा 5। ये हमारा करेक्ट उत्तर। ठीक है, चलिए सीधा ये सूत्र से प्रश्न पूछे जाते हैं ना। अब देखिए घात की घात करनी है, मतलब एक घात है उसके ऊपर भी घात है। तो देखिए जैसे a का घात m और उसका घात n है, या फिर इसे इस प्रकार से आप लिख सकते हैं a का घात m है, अब इस पूरे का घात क्या है, n है, इस प्रकार से। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएंगे, ये जो दोनों घात है ना, दोनों घात ये आपस में गुणा हो जाएंगे जब आधार समान होता है तब। तो देखिए आधार दोनों में समान है, मतलब एक ही तो है ना आधार, a है, तो दोनों घातांक क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। तो a का घात m गुणा n, या फिर इसी को लिख सकते हैं a का घात m गुणा n। चलिए उदाहरण देखते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर दिया है 2 का घात 3 और पूरे का घात 4, तो देखिए आधार यहाँ पर समान है, तो आधार यहाँ पर 2 दिया है, तो दोनों घातांक क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। तो देखिए 4 दिया 12, तो 2 का घात 12 बराबर 4096, यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। जैसे और एग्जाम्पल लूँ मैं, जैसे 3 का घात 2 है और इसका घात क्या है, 3 है। चलिए इस प्रकार से, तो देखिए यहाँ पर आधार दोनों में समान है, तो आधार एक है, समान है, तो क्या हो जाएगा, घातांक क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से गुणा। देखिए गुणा कर दीजिए भाई, दोनों के घात पे घात है तो गुणा कर दीजिए। 2 गुणित 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो 3 का घात 6 बराबर कितना आएगा, आप उत्तर में मुझे कमेंट करके बताइए, मतलब 3 को 6 बार आपको गुणा करना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं शून्य घात का नियम। देखिए दोस्तों ये बार बार पूछा जाता है, बार बार, है ना, इसे शून्य घात का नियम कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या है, यदि किसी संख्या में उसका घात शून्य हो तो सदैव वो संख्या 1 होती है। जैसे a का घात शून्य बराबर दिया है 1। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, देखिए 125 का घात शून्य मैंने लिया, तो इसका उत्तर क्या आएगा पता है, 1 आएगा, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करेंगे, इसको शून्य मार के आते हैं, लेकिन 125 का घात शून्य बराबर 1 आता है। ठीक उसी प्रकार ऋण 5 का घात शून्य मैंने लिया, वो भी क्या आ जाएगा, 1। आप अगर 1 लाख 1000 का भी लो, 10,000 का भी लो, 1 लाख का घात भी क्या लो, शून्य लो ना, तो हमेशा उसका उत्तर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो किसी भी संख्या जिसका घात शून्य हो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है, इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है ऋणात्मक घात का नियम है भाई, चलिए फिर देखते हैं। तो देखिए जैसे किसी भी संख्या में घात ऋणात्मक है, जैसे a का घात ऋण n यहाँ पर दिया है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये संख्या नीचे आ जाएगी, मतलब बटे के रूप में आ जाएगी, और जो ऋण है वो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, तो a का घात n हो जाएगा। ठीक उसी को उल्टा, जैसे कोई मैं संख्या लेता a1 बटा a का घात n, इस प्रकार से लेता, तो इसको भी अगर मैं उल्टा करूं, मतलब a का घात n ऊपर आएगा, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, a का घात n तो होगा, लेकिन यहाँ पर धन n है तो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, ऋण n हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। जैसे 4 का घात ऋण 2 है, तो 4 का घात ऋण 2 है, तो इसको क्या करूंगा, मैं पलट दूंगा, तो 1 बटा जो 4 है वो नीचे आ गया और 4 का वर्ग हो जाएगा, जो ऋण 2 था अब क्या हो जाएगा, धन 2। फिर सॉल्व कर दो भैया, 4 का वर्ग कितना होता है, 16, तो 1 बटा 16 हमारा उत्तर आएगा। जैसे मैं और बताऊं, तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 6 का घात ऋण 3 है, 6 का घात ऋण 3 है, ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो जो 6 का घात 3 है, ऋण 3 है, वो क्या आ जाएगा नीचे, 6 का घात 3 बन जाएगा, ऋण का क्या हो जाएगा, धन, और इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, 1 बटा 6 को 3 बार गुणा कर देंगे, क्या उत्तर आएगा, इसी का आप कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों मैं सिर्फ आज आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा हूँ, फॉर्मूला को यूज कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, बस आपको देखना है और जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समान घात और घात अलग अलग, ठीक है, अलग अलग आधार है। देखिए समान घात है और आधार अलग अलग है, अब देखिए अलग हो गया। अब देखिए आधार देखिए a और b हो गया, लेकिन घात दोनों में सेम है, तब क्या होगा, तो दोस्तों तब क्या हो जाएगा, जो आधार है उनका आपस में गुणा हो जाएगा और जो घातांक रहेंगे वो पूरे के घातांक हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल देखूं, 2 का घात त्रिघात गुणित 5 का घात त्रिघात है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आधार इसमें 2 है, इसमें 5 है, इसका मतलब दोनों में आधार क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है ना। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आपस में इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आधार का गुणा 2 गुणित 5 और पूरे के कोष्टक में क्या हो जाएगा 3, तो क्या 2 गुणित 5 कितना होगा 10 और पूरे का घात 3, तो 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा उत्तर 1000। जैसे मैं और लेता हूँ 4 का घात 2 गुणित 3 का घात 3 कर देता हूँ, 3 का घात 3 कर देता हूँ, सॉरी 3 का घात 3 करूंगा तो घात तो अलग हो गए ना, घात अलग हो जाएंगे,
उसके बारे में और बताऊंगा। तो देखिए घात इस प्रकार से, दोनों का घात समान है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो भाई, तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार दोनों में अलग अलग है और घातांक समान है, तब क्या होगा, दोनों आधार का गुणा, तो 4 गुणा 3 हो जाएगा और पूरे का घात कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 12 का क्या हो जाएगा वर्ग। अब 12 को 2 बार गुणा कर दो, 12 का वर्ग का मतलब तो यही होता है ना, 12 का वर्ग कितना होता है 144, ये हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं समान घात लेकिन अलग अलग आधार हो जाएगा, ठीक है। समान घात लेकिन अलग अलग आधार में भाग को देखेंगे, अभी तक गुणा को देखा हमने, अब भाग को देखेंगे। देखिए a का घात n भागित b का घात n है, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, a का घात n भागित b का घात n, ठीक है। भाग में है तो देखिए आधार दोनों में क्या है अलग अलग लेकिन घातांक समान, तब क्या होंगे, तब हमको क्या लिखना है, इसको एक ही कोष्टक में लिख देना है, क्या, a बटा b का पूरे का घात, देखिए पूरे का घात क्या हो जाएगा n हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखूं, देखिए 10 का घात 4 भागित 5 का घात 4 है, तो दोनों में आधार क्या है अलग अलग लेकिन घातांक समान है। तो देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, एक ही कोष्टक में लिखूंगा और पूरे का घात क्या मैंने रख दिया 4 और उसे हल कर देंगे, इसे हल करेंगे तो क्या आएगा 2 का घात 4। जैसे और एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे 2 का घात 3 है भागित 3 का घात 3 है, 3 का घात 3 है, ठीक है। या फिर और सॉल्व करने वाला मैं बता देता हूँ, थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन करने का मैं समझा सकूँ। जैसे 12 का घात 2 है, 12 का घात 2 है भागित है 16 का घात 2, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए आधार दोनों में अलग है, घात दोनों में समान है, तो इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, पूरे को एक साथ लिख दीजिए, 12 बटा 16 का पूरे का घात क्या हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से 12 बटा 16 पूरे का घात 2। अब देखिए इसको मैं क्या करूंगा, काटूंगा, कैसे, ये किससे किससे चला सकता है, 2 छक्का 12 और 2 अट्ठे 16 चले जाएगा, है ना, और फिर इससे चले जाएगा 2 तिया 6 और 2 चौक 8, तो 3 बटा 4 का वर्ग हमारा उत्तर आएगा, 3 बटा 4 का वर्ग हमारा उत्तर आएगा, ठीक है। इसको फिर से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग दे सकते हैं, तो ये इसका मतलब है 3 का भी वर्ग है 4 का भी वर्ग है, तो कर दीजिए भाई 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, इस प्रकार से कर सकते हैं हम। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, इस प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये इस प्रकार से मैंने सर्वसमीका और इस प्रकार से जो घात वाले नियम है ना सबको मैंने बता रखा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब समांतर रेखाओं में आते हैं। पहला लाइन से प्रश्न बनते हैं, जैसा कि मैंने आपको सीजी प्यून का भी एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर कराया था ना, उसमें भी कोण वाले क्वेश्चन समांतर रेखा से आए हुए थे, ठीक है। चलिए समांतर रेखा से देखते हैं हम कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले देखते हैं हम संगत कोण, ठीक है। तो देखिए समांतर रेखाओं में क्या है, जैसे मैं हमेशा इसमें क्या लूंगा, दो इस प्रकार से समांतर रेखा लूंगा जो एक दूसरे के समांतर में है, अभी एक दूसरे को नहीं काटते। अब उसमें से एक तिर्यक रेखा मैं गुजारूंगा, तिर्यक रेखा, जो भी अभी मैं सूत्र बताने वाला हूं इसी के आधार पर बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो संगत कोण है, संगत कोण, इसमें संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब देखिए संगत कोण क्या है, देखिए विवरण को देखिए, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोण, ये देखिए ये जो तिर्यक रेखा आपको दिख रही है ये सीधी सी, ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ जितने भी बनने वाले कोण हैं जिनमें एक बाह्य और एक अंतः कोण होता है, तो देखिए एक बाह्य कोण एक अंतः कोण होता है, ठीक है। ये एफ अक्षर की आकृति बनाते हैं, देखिए ये एफ अक्षर की आकृति आपको दिख रही होगी। इतना सब चीज आपको टेंशन नहीं लेना, मैं आपको समझाता हूं, आपको याद क्या रखना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको कलर दिख रहे होंगे अलग अलग, कलर दिख रहे होंगे अलग अलग, तो कौन कौन से कलर हो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको समझ जाएंगे। देखिए तो देखिए यहाँ पर ये जो हरा वाला कोण है और ये हरा वाला कोण हमेशा बराबर होगा, मतलब जो रेखा है उसके बाहर वाले कोण इस प्रकार से ये क्या है, संगत कोण कहलाते हैं, ठीक है। ये जो कोण है ना ये संगत कोण है, तो ये बराबर होंगे। ठीक इसी प्रकार से ये जो काला वाला कोण है ये इस प्रकार से बना हुआ है और ये कोण, ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। ठीक इसी प्रकार से ये कोण और ये कोण बराबर होंगे और ठीक इसी प्रकार से ये कोण और ये बाह्य कोण इस प्रकार से बराबर होंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल लिया, जैसे मैं लिया है ना, जैसे मैं लेता हूं क्या, इस कोण का मान, इस कोण का मान जैसे 5 डिग्री है, 5 डिग्री है, तो इस कोण का मान भी, इस कोण का मान भी क्या हो जाएगा 5 डिग्री ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये सिर्फ समझा रहा हूं मैं आपको कि जो संगत कोण है ना उसका मान सदैव बराबर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, क्या एग्जाम्पल भी मैंने दे रखा है, यदि एक संगत कोण का मान 70 अंश है, मतलब जैसे इस कोण का मान जैसे 70 अंश है, देखिए ये जो संगत कोण है ना इसका मान 70 अंश है, तो देखिए ये जो संगत कोण है इसका मान भी क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली 70 अंश हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ पर से प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। अब देखिए एक अंतर ऐसा कोण के जो है ये भी बराबर होता है, जिसमें Z वाली आकृति इस प्रकार से आपको दिख रही होगी। देखिए ये वाली आकृति आपको दिख रही है, ये आकृति दिख रही है। तो इसमें जो ये कोण बने हुए हैं ना, ये जो कोण बने हुए हैं इसे कहते हैं एकांतर कोण। देखिए ये कोण और ये कोण, ये है एकांतर कोण। तो इन कोण का मान भी हमेशा बराबर होता है। जैसे ये 50 है तो ये ऑटोमेटिकली 50 होगा, ये 100 है तो ये भी 100 होगा। इस प्रकार से आपको एकांतर कोण आपको Z वाले मेथड में समझना है। तो देखिए ये कोण एक संगत कोण होगा, ये भी संगत कोण होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरे देखते हैं। एक ही ओर के अंतःकोण का योग 180 अंश होता है। बहुत ही शानदार। अब देखिए एक ही ओर के, तो देखिए अब देखिए एक ही ओर में आते हैं। ठीक है, तो देखिए एक ही ओर में मतलब ये कोण और ये कोण दोनों एक ही ओर में है, एक ही साइड के। ये कोण अंतःकोण, ये अंतःकोण दोनों एक ही साइड में है। तो देखिए इन दोनों का योग 180 अंश होगा, ये याद रखना। ठीक उसी प्रकार से इन दोनों कोणों का योग भी 180 अंश। जैसे एग्जांपल में देखूं, जैसे एक कोण मैं इस कोण को मानता हूं 120 अंश। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये कोण जो क्या हो जाएगा, क्या इन दोनों का योग 180 अंश होना चाहिए। चलिए भाई इस कोण को मैं मान लेता हूं x। तो देखिए इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180। तो चलिए भाई दोनों को जोड़ दीजिए, x धन 120 बराबर कितना होना चाहिए, 180। तो दूसरे कोण का मान क्या हो जाएगा, पक्षांतर कर दीजिए, ये 180 ऋण 120 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा 60। तो 60 अंश आपका इस कोण का मान ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं एकांतर बाह्य कोण भी बराबर होते हैं। अब देखिए बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण, देखिए इस प्रकार से जो है एकांतर यहाँ पर रेखा बन रही है। ठीक है, बन रही है ना। अब इसके भी बाह्य कोण क्या है, बराबर होंगे। देखिए ये वाला कोण जो बन रहा है इधर से, देखिए ये वाला कोण, ठीक इसी प्रकार से ये वाला दिख रहा है, ये वाला कोण, ये दोनों बराबर होंगे। जैसे ये 60 अंश का है तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, बस एक बार आपको सुनना है, बस आपको टेंशन नहीं लेना। अगर समझ में भी नहीं आया तो ठीक है आगे बढ़ जाइए, बस आपको देख लेना एक बार, ताकि ये एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, और समझने वाली कोई बात तो है नहीं, बस आप क्या है चित्र देख के घबरा जाते हैं ना, इसलिए मैंने ऐसा कहा। तो जैसे एग्जाम्पल में मैंने देखा कि एक कोण का मान जैसे 135 है, जैसे माना इस कोण का मान 135 है, तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली इस कोण का मान भी क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा। क्योंकि इस प्रकार से बाह्य अंतः कोण का भी मान क्या होता है, 180 अंश। ठीक है, चलिए अब आते हैं शीर्षाभिमुख कोण। भाई शीर्षाभिमुख से नाम से स्पष्ट है, जो शीर्ष के अभिमुख है। तो देखिए ये दो लाइन है, दो रेखा है। अब इन दोनों में देखिए ये जो लाइन है इस प्रकार से, ये लाइन इस प्रकार से बन रही है। ठीक उसी प्रकार से एक आकृति इस प्रकार से बन, ठीक है, दो प्रकार से। तो दोनों एक दूसरे के सिर ऐसे टकरा रहे हैं एक दूसरे से। तो दोस्तों जो कोण यहाँ पर बनेगा, और जो कोण यहाँ पर बनेगा, ये दोनों कोण का मान कितना होगा, बराबर होगा। जैसे इस कोण का मान 25 अंश होगा तो इस कोण का मान भी 25 अंश होगा। इस प्रकार से आपको याद रखना है, शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये भी तो कोण देखिए शीर्षाभिमुख है। जैसे इस त्रिभुज को मैंने इस प्रकार से, त्रिभुज नहीं बोलेंगे, इस आकृति को मैंने इस प्रकार से देखा, ये देखिए इस प्रकार से, इस साइड से भी। तो देखिए दोस्तों ये कोण और ये कोण भी तो एक दूसरे के शीर्षाभिमुख है। तो दोस्तों यदि ये कोण 15 अंश का है ना, तो ये कोण भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 15 अंश। इस प्रकार से शीर्षाभिमुख कोण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया है, यदि एक कोण 75 डिग्री है तो दूसरा कोण भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 75 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब लास्ट है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म से देखते हैं। तो देखिए रैखिक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। मतलब एक ही लाइन पे, एक सीधी रेखा पर बने दो आसन्न कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक लाइन ली है। अब देखिए एक लाइन पर ये जो लाइन है इस प्रकार से बनी है। ठीक है, इस प्रकार से। अब इन दोनों में क्या है, ये कोण, एक कोण ये बन रहा है और एक कोण इस प्रकार से बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है, जितने भी आप कोण बना दो सभी कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। तो देखिए जैसे ये कोण x है और ये कोण y है मैंने माना, तो दोनों का योग क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेता हूं, यदि एक सीधी रेखा पर बना कोण 130 अंश है। ठीक है, चलिए एग्जांपल में मैं लेता हूं। ठीक है, जैसे माना कि ये वाला कोण ये 130 अंश है, बताइए ये वाला कोण कितना होगा, ये पूछा जाता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ही रेखा पर बने जितने भी कोण है ना, आसन्न कोण, सभी का योग कितना होता है, 180 अंश। तो चलिए भैया दोनों को जोड़ दीजिए। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 130 अंश बराबर इन दोनों का योग कितना होता है, 180 अंश मैंने बताया है। तो दोस्तों क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ पक्षांतर। तो पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, 180 अंश ऋण 130 अंश। तो ये हो जाएगा हमारा 50 अंश उत्तर। तो 50 अंश हमारा इस कोण का मान
हम निकाल सकते थे। इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इस प्रकार से जो सूत्र है सभी को यहाँ पर ला लिया। चलिए अब आगे देखते हैं वृत्त और उसके अवयव से। ठीक है, वृत्त से संबंधित सूत्र। तो देखिए वृत्त क्या होती है, देखिए इस प्रकार से आपको वृत्त दिख रहा है इस प्रकार से। अब इसमें जो बिंदु है, ये जो केंद्र बिंदु है, ये केंद्र कहलाता है। अब इस केंद्र से दोनों सतह को मिलाने वाली रेखा जो कि केंद्र से होकर गुजर रही है, केंद्र से होकर गुजर रही है, ये रेखा क्या कहलाती है, इसका व्यास कहलाती है। व्यास जो केंद्र से होकर गुजर रही है, ठीक है, ये पूरी रेखा जो एक सतह से दूसरी सतह को छू रही है, वो इसकी व्यास कहलाती है। और ठीक इसी प्रकार इस सीधे व्यास का आधा, इस व्यास का आधा क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस बिंदु तक, यहाँ तक का मान कितना हो जाएगा, इसका मान त्रिज्या, ये कहलाती है आर त्रिज्या। ठीक उसी प्रकार से ये वाला मान भी क्या हो जाएगा, आर त्रिज्या, इतना इतना भी त्रिज्या। यहाँ से मैं लेता इसको इस प्रकार से मिला देता तो ये भी क्या है, आर त्रिज्या है। ठीक इसी प्रकार से इसको यहाँ से मिला देता तो ये भी क्या है, त्रिज्या है। तो इस प्रकार से त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है, तो व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो d बराबर क्या होता है, 2r। तो यहीं पर से मैं r बराबर क्या निकाल सकता हूँ, r बराबर निकाल सकता हूँ 2 को नीचे भेज दो भाई, d/2। मतलब त्रिज्या जो होता है वो व्यास की आधी होती है, ये आपको याद रखना है। देखिए तो ये जो केंद्र से है ये वाली लाइन, ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या। तो देखिए अगर मैं इसको व्यास बनाऊं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये जो लाइन है ये क्या है, व्यास कहलाएगा। और ठीक इसकी आधी ये क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसे सूत्र बनते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या क्या दे दी गई है, r बराबर 7 दे दी गई है, तो उसका व्यास निकालिए, ये पूछता है। तो देखिए d बराबर क्या होता है, हमको फॉर्मूला पता है 2r। r का मान हमको दिया गया है, तो 2 गुणित क्या हो जाएगा, 7, तो 7 दूनी 14 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं परिधि। ठीक है, परिधि में आते हैं। तो दोस्तों किसी भी आकृति का जो परिमाप होता है, परिमाप के बारे में मैंने बताया, जैसे वर्ग का परिमाप, आयत का परिमाप, ये सभी बताया, जिसमें हम सभी भुजाओं को जोड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से वर्ग में क्या होती है, परिधि होती है। वर्ग का परिमाप नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। ठीक है, तो इस परिधि का सूत्र क्या होता है, c बराबर 2πr। तो c को किससे दर्शाते हैं, c का मतलब होता है परिधि, परिधि को c से दर्शाते हैं, जिसे इंग्लिश में सर्कमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, तो c का मान कितना होता है, 2πr, ये पूछा जाता है। जहां पर से आपको पाई का मान तो पता ही होगा, पाई का मान कितना होता है, 22/7। इसको रट लेना, 22/7। ठीक है, अगर दशमलव में बोले तो 3.14 ये होता है। ठीक है, इसको भाग करके देखेंगे। तो चलिए जैसे एग्जाम्पल लिखें, एक एग्जाम्पल आपको दे दिया, यदि r बराबर 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिधि निकालिए। मतलब त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की परिधि आपको निकालनी है। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, c बराबर 2πr होता है भाई। तो देखिए 2 ये दे दिया है, पाई का मान कितना होता है, 22/7, तो 22/7 मैंने रख दिया। r त्रिज्या का मान कितना होता है, 7, तो 7 मैंने रख दिया। देखिए 7 और 7 यहाँ पर से कट गया, और 22 का गुणा 2 से कीजिए, तो 22 दूनी कितना आ गया, 44। इस प्रकार से वृत्त की परिधि कितनी आ गई, 44। इस प्रकार से आपको चीज़ों को याद रखना है। तो देखिए ये त्रिज्या है, r दिया है, तो c बराबर 2πr होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है भैया वृत्त का, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है a बराबर πr², जहां पर a क्या है, क्षेत्रफल, एरिया। ठीक है, तो πr² आपको याद रखना है, πr²। और पाई का मान क्या होता है, 22/7 आपको पता है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल में दिया, यदि r बराबर 7 सेंटीमीटर है, मतलब इस त्रिज्या का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालो। तो भैया हमको पता है क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², जहां पर r त्रिज्या है। पाई का मान कितना होता है भाई, 22/7। r का मान कितना दिया है, 7, तो ये हो जाएगा 7 का वर्ग। तो 7 का वर्ग को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 गुणित 7 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। देखिए एक साथ कट गया, 22 और 7 को गुणा कर दीजिए, तो देखिए 7 दूनी 14, हंसी लाई 1, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 154 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 154, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर यहाँ पर दी गई थी। ठीक है, उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आते हैं जीवा। जीवा क्या होती है भाई, बस इसको मैं आपको डेफिनेशन समझा रहा हूँ। देखिए जीवा क्या होती है, किसी वृत्त की एक सतह से, एक छोर से लेकर दूसरे छोर को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा। अब आपके माइंड में ये आएगा, देखिए ये भी जीवा है, यहाँ से ये भी लाइन भी जीवा है, यहाँ से ये भी लाइन जीवा है। लेकिन दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि मैंने एक लाइन बताई जो कि केंद्र से जाती है, केंद्र से। देखिए ये जो लाइन है, ठीक है, ये क्या होती है, व्यास होती है, लेकिन ये व्यास होकर भी क्या है, एक जीवा है। तो दोस्तों अगर आप मैं बोलूं कि सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, तो सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, वृत्त का व्यास होता है। तो देखिए व्यास और जीवा में क्या अंतर है, पूछिएगा।
तो व्यास और जीवा में ये अंतर है दोस्तों, व्यास केवल और केवल वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली लाइन होती है, जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। लेकिन जीवा दोस्तों यहाँ पर देखिए ये लाइन केंद्र से जा रही है क्या? नहीं। तो जीवा में ये जरूरी नहीं है कि वो वृत्त के केंद्र से जाए, लेकिन जो जीवा वृत्त के केंद्र से जा रही है वो क्या होती है? सबसे बड़ी जीवा होती है, जिसे क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। देखिए सारी चीजें मैंने बता दी हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर बताया है यदि वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो उसकी कोई भी जीवा 10 सेंटीमीटर से अधिक लंबी नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्तों जो व्यास 10 सेंटीमीटर है वो केंद्र से जा रहा है, तो इससे बड़ा कोई व्यास होगा क्या? जैसा कि मैंने बताया कि व्यास से बड़ी कोई जीवा नहीं है, और सबसे बड़ी जीवा क्या है? व्यास होती है। चीजों को आप समझिएगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, रिलैक्स रहिएगा, चिल मारिएगा, ठीक है। चलिए देखिए चाप क्या होता है, ये देखिए इस प्रकार से जो भी आकृति बनती है वो उसका चाप कहलाता है ना। चलिए ये सब दिखने की जरूरत नहीं है। त्रिज्य खंड क्या होता है? पिज्जा का एक स्लाइस अगर त्रिज्य खंड का एक अच्छा उदाहरण है, मतलब पिज्जा लीजिए, ठीक है, उसको काट दीजिए और एक खंड निकाल लीजिए, तो वो क्या हो जाएगा? उसका त्रिज्य खंड कहलाएगा, ठीक है। चलिए बस आपको मुझे एक बार बताना था इन चीजों को, और कुछ नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं प्रतिशत से सूत्र, है ना। प्रतिशत कैसे निकालते हैं, बस मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ ना, टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए प्रतिशत निकालना, तो प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? प्रतिशत बराबर प्राप्त मान बटा कुल मान गुणित 100। जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 5 जो है 5, 50 का कितना प्रतिशत है? 50 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत? ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा? जो प्राप्त मान क्या है? प्राप्त मान हो जाएगा 5, और जो कुल मान है, कुल मान क्या हो जाएगा? 50। तो जिससे लेना रहता है हमको, उसको हमको नीचे में रखना होता है, वही क्या होता है? हमारा कुल मान होता है, जिससे हमको तुलना करनी होती है। तो देखिए 5 को हमको निकालना है, तो 5 को ऊपर रखिए, बटा क्या करना है? कुल मान। तो कुल मान कितना था? 50, तो 50 रख दीजिए और गुणा कर दीजिए 100 से, हमारा प्रतिशत निकल जाएगा। तो देखिए एक शून्य से एक शून्य कट गया, 5 से 5 कट गया, तो 5 जो है 50 का कितना प्रतिशत है? तो 10% है। ये हमारा उत्तर आ गया दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखते हैं किसी संख्या का प्रतिशत निकालना। जैसे संख्या का x% बराबर क्या हो जाएगा? संख्या गुणित x बटा 100। देखिए कैसे? जैसे 15%, इसका 15 का प्रतिशत निकालिए, तो 15% हमको निकालना है, तो 15 का प्रतिशत निकालिए, इस प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए इस प्रकार से मैं लिख देता हूं, 15 का प्रतिशत कितना होगा? कितना होगा? तो देखिए अब सबसे पहले हमको संख्या लिखनी है, तो संख्या मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद गुणा कर दिया, उसके बाद, है ना, मतलब इस प्रकार से यहाँ पर प्रतिशत भी तो निकालना है, कितना प्रतिशत भैया? ये तो मैं पता ही नहीं। तो देखिए 15 का 5% निकालिए, 5% कितना होगा ये निकालना है आपको। तो देखिए हमको सबसे पहले क्या रखना है? जो संख्या है वो, जिस संख्या का निकालना है उस संख्या को रखेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद 5% जो x है ना, x यहाँ पर क्या है? 5 को रखेंगे बटा 100, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको बताने के पीछे का क्या कारण है? क्योंकि अब सूत्र पूछ दे रहा है, तो यहाँ पर ये लिख दिया जाएगा संख्या गुणित x बटा 100। तो ये किसका सूत्र है भैया? प्रतिशत निकालने का सूत्र है, ठीक है। इस प्रकार से भी प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैं चीजों को समझा रहा हूँ ताकि आप देख के हड़बड़ाए नहीं वहां पर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, शून्य, फिर 5 चौक 20 और 5 तिया 15, तो कितना आ जाएगा? 3/4 हमारा आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब प्रतिशत वृद्धि या कमी, ठीक है। तो प्रतिशत वृद्धि या कमी कैसे निकालेंगे? तो इसका सूत्र है अंतर बटा मूल मान गुणित 100, ठीक है। तो देखिए कैसे? जैसे मैंने कोई चीज 10 रुपए में लिया, ठीक है, अब इसकी जो मूल्य है अब 10 से बढ़कर कितनी हो गई? 12, ठीक है। तो बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कमी हुई? तो दोस्तों यहाँ पर पहले 10 रुपए था इसका मूल्य, अब 12 हो गया, तो जाहिर सी बात है वृद्धि हुई है। लेकिन कितनी वृद्धि हुई है? तो वृद्धि निकालना है हमको, वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? कितनी होगी? तो दोस्तों दोनों का अंतर निकालना है। अंतर का मतलब इन दोनों संख्याओं का अंतर। तो कितना है अंतर? 2 का अंतर है, 2 का अंतर है भैया। मूल मान क्या है? जो मूल मान है, जो पहले जो मूल्य था उसी को हमको नीचे में रखना है। तो पहले मूल्य था 10 रुपए, तो 10 रुपए से ही तो बढ़ा है ना वो 12 रुपए, तो उसको रखेंगे गुणित 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 0, तो ये हो जाएगा 20%। मतलब अभी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 20% की वृद्धि हुई है, ठीक है। इन सूत्रों को बस आपको एक एक बार पढ़ लेना है। चलिए अब आते हैं भाई लाभ हानि से प्रश्न, है ना। इससे पहले जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराया है उसमें बहुत सारे यहाँ पर से सूत्र से प्रश्न आए हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए लाभ क्या होता है? लाभ आपको निकालना है, तो हमेशा क्या करना है? आपको विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाना है। अब क्यों भाई? पूछिए क्यों? तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा, जब आपको लाभ कब होगा? जब आप चीजों को कम में खरीदेंगे
और ज़्यादा में बेचेंगे, है ना। और आपको पता है कि हम घटाते किस में हैं, हमेशा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटाते हैं ना। तो जाहिर सी बात है हमेशा विक्रय मूल्य बड़ा होना चाहिए लाभ के लिए। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ, कोई भी चीज़ को आप 10 रुपये में लेते हैं और 12 रुपये में बेचते हैं, तो देखिए 10 रुपये आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य CP, और 12 रुपये आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य SP। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर आपको लाभ निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, 12 में से 10 को घटा देंगे, तो क्या करेंगे 12 ऋण 10, तो भैया हमको पता चल जाएगा 2 रुपये का मुझे क्या रूप है, लाभ हुआ है। ठीक है, तो हमेशा विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य से घटाना है, मतलब लाभ में हमेशा विक्रय मूल्य पहले आएगा, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य में जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए हानि क्या होगा भाई। अब देखिए हानि कब होगी, जैसे मैंने किसी चीज को 10 रुपये में लिया, अब इसको 8 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो 10 यहाँ पर क्रय मूल्य है CP है, और 8 यहाँ पर क्या है, विक्रय मूल्य है SP है। ठीक है, अब 10 रुपये में मैंने खरीदा और 8 रुपये में बेच दिया, तो भैया हमको क्या होगी, हानि होगी ना, क्योंकि ज़्यादा मैं खरीद रहा हूँ कम में बेच रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर इसीलिए हमेशा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, देखिए क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा विक्रय मूल्य से। तो देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तभी तो हमको हानि हुई। अगर मैं ज़्यादा में बेचता, विक्रय मूल्य ज़्यादा रहता, तो क्या होता, मुझे लाभ होता। तो इसीलिए क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटाया जाता है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, लाभ में विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य से, हानि में क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से। बार बार आप इसको भूल जाते हैं, समझो, भूलोगे ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं लाभ प्रतिशत में। भैया सीधा सूत्र याद रखिएगा, लाभ प्रतिशत में क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणित, तो इसको इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा, लाभ बटा, अब आपको एक चीज बताऊं, हमेशा अब चाहे लाभ निकालो चाहे हानि निकालो, हमेशा वो किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे निकलता है, क्रय मूल्य पे। ठीक है, मतलब क्रय मूल्य पे निकलेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने कुछ चीज को कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा, तो मुझे क्या हो गया, लाभ। किसी चीज को मैंने ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा, तो मुझे हानि हो गई। तो जाहिर सी बात है, जो भी मेरा डिपेंड कर रहा है लाभ या हानि, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, क्रय मूल्य पे ना। तो हमेशा क्रय मूल्य नीचे आएगा, चाहे आप लाभ प्रतिशत निकालो चाहे आप हानि प्रतिशत। तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणित, तो यहाँ पर हो जाएगा। इस सूत्र को इस प्रकार से भी लिख के दिया जा सकता है। दोस्तों लाभ कैसे निकालते हैं, तो लाभ कैसे निकालते हैं मैंने बताया है, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो देखिए क्या हो जाएगा, SP ऋण CP, मतलब विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बटा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य गुणित। तो इस प्रकार से आपको सूत्र भी लिख के दिया जाएगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, या तो इसी के जगह में क्या लिख देगा, लाभ के जगह में सीधा प्रॉफिट P बटा CP, मतलब क्रय मूल्य गुणित, इस प्रकार से भी लिख दिया जाएगा। देखिए आपको घबराना नहीं है, बस चीज़ों को समझना है। ठीक है, सूत्र है यार और कुछ नहीं है। और फिर हानि भी कैसे निकालेंगे, तो इसको भी मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, हानि बटा क्रय मूल्य, ठीक है, इंटू 100। ठीक है, हानि को क्या लिखेंगे, लॉस। ठीक है, प्रॉफिट को P लिखे, लॉस को L लिखेंगे। L बाई क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हमेशा नीचे, CP गुणित 100, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और देखिए लॉस आपको निकालना है तो कैसे निकालना है, हमेशा क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, तो क्या हो जाएगा, CP ऋण SP अपॉन, ठीक है, CP ऋण SP अपॉन 100। ठीक है, इस प्रकार से भी आपको सूत्र दिया जा सकता है। चलिए भाई, अब आपको बट्टा निकालना है, तो बट्टा कैसे होगा। देखिए बट्टा जो होता है ना, डिस्काउंट, जो आप कपड़ा लेने जाते हैं, है ना, जो डिस्काउंट मांगते हैं ना दुकानदार से, उसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए बट्टा दोस्तों हमको निकालना है ना, तो हमेशा क्या हो जाएगा, ये अंकित मूल्य पे निकलता है, इसको बोलते हैं MRP। बोलते हैं ना भैया इसका MRP कितना है, दुकान वाला बोलता है भैया MRP इतना है, लेकिन इसका डिस्काउंट मैं इतना दूंगा। ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं हम। तो डिस्काउंट निकालते कैसे हैं, तो डिस्काउंट दोस्तों अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं, विक्रय मूल्य को घटा के हमारा क्या निकलता है, बट्टा। ठीक है, जैसे आप कपड़े पे दुकान पे गए, आपको 500 रुपये का वहाँ पर क्या दिखा, MRP दिख रहा है। एक तो कपड़ा आप ले रहे हैं ना, 500 रुपये MRP लिखा है। अब बोल रहा है वो कि भैया मैं आपको 100 रुपये का डिस्काउंट दूंगा। तो 100 रुपये का डिस्काउंट दूंगा तो किस में दूंगा भैया, इसका मतलब उसका जो डिस्काउंट है 100 रुपये मैंने दिया, तो ये जो 400 रुपये है, 400 रुपये ये क्या हो जाएगा, 400 रुपये उसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, और हमारे लिए ये क्रय मूल्य होगा, है ना। उस दुकान वाले के लिए विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि वो तो उसी रेट में बेच रहा है ना, और हम खरीद किस में रहे हैं, 400 रुपये में। इसका मतलब दोस्तों जो भी हो रहा है ना, तो MRP में हो रहा है। तो देखिए MRP में आप जब विक्रय मूल्य घटाएंगे ना, तो आपको क्या है, बट्टा मिल जाएगा। जैसे उदाहरण देखता हूँ, उदाहरण में देता हूँ, जैसे कोई शर्ट
कोई शर्ट 500 रुपये की है और उसको आपको वो दे रहा है 400 रुपये में, 400 रुपये में, तो दोस्तों आपको डिस्काउंट कितना मिला, दोनों को घटा दो तो 500 और इन 400, 100 रुपये का आपका क्या मिला, डिस्काउंट मिला। ठीक है, अब ये तो बात हो गई इस प्रकार से नॉर्मल रुपयों में। अब हम आते हैं बट्टा प्रतिशत, प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत में निकालना है तो इसका सूत्र क्या है, बट्टा, बट्टा ऊपर में रहेगा, बट्टा ऊपर में रहेगा, डिस्काउंट ऊपर में। अब नीचे में क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य होगा, क्रय मूल्य मत डाल दीजिएगा, अंकित मूल्य मतलब अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य मतलब MRP, अंकित मूल्य। ठीक है, और ये हो जाएगा गुणा 100। ठीक है, जैसे जैसे यहां पर बोला बट्टा बट्टा अंकित मूल्य इंटू 100। ठीक है, बट्टा प्रतिशत निकाल जाएगा। तो देखिए आप कैसे निकालेंगे, जैसे किसी चीज को मैं बोला हूं कि उसका टी शर्ट का अंकित मूल्य कितना है, 500 रुपये, 500 रुपये। अब आपको कितना रुपए का छूट दे रहा है वो, 100 रुपया, 100 रुपये का छूट दे रहा है। मतलब कितना प्रतिशत का छूट दिया, यहाँ पर बस मान मैंने रखना है, यहाँ पर 0 0 0 0, ये हो जाएगा 5 दूनी, मतलब उसने कितना परसेंट का छूट दिया हमको, 20% का छूट दिया, तभी हमको 500 रुपये की शर्ट कितने में मिली, 400 रुपये की मिली। इस प्रकार से आपको बट्टा प्रतिशत का भी सूत्र याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब आते हैं साधारण ब्याज में। साधारण ब्याज में तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, शेयर करना। ठीक है, ऐसा नहीं है कंजूसी नहीं करना, कई लोग तो कमेंट में लिखते हैं कि सर हम शेयर इसलिए नहीं करते क्योंकि कंपटीशन बढ़ता है। वाह बेटा, बड़े ही मतलबी हो, क्यों, मतलब अपना काम बनता है ना, ऐसा नहीं करेगा, थोड़ा इधर भी ध्यान दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ना। फीस तो ले भी नहीं रहा है मैं, इतना तो कर सकते हो, बड़े स्वार्थी होते जा रहे हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं साधारण ब्याज में। तो साधारण ब्याज से भी सूत्र से प्रश्न बनते हैं। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, या फिर इसी को क्या लिखते हैं, P इंटू R इंटू आई, ये होता है, ये होता है SI का सूत्र होता है। यहीं से प्रश्न बना था दोस्तों, यहाँ पर से एक सूत्र तो ये हो गया, लेकिन इसी में से और किस प्रकार से सूत्र दिया था पता है आपको, P निकालना है, जैसे मूलधन निकालना है तो मूलधन को रखिए वैसे का वैसा, बाकी सबको इधर उधर भेज दिए, अपने पक्षांतर कर दीजिए। तो देखिए P को वहीं पर रहने दीजिए, 100 इधर जाएगा तो ये 100 SI से गुणा हो जाएगा, SI गुणित 100 हो जाएगा। ठीक है, बटा जो RT है, RT वो SI के नीचे आ जाएगा, तो R गुणित T यहाँ पर। इसका मतलब मूलधन का सूत्र P बराबर SI इंटू 100 बटा RT, इस प्रकार से भी बनता है। ठीक इसी प्रकार से और क्या कर सकते हैं हम, अब जैसे हमको क्या निकालना है, R का मान निकालना है, R का, तो R को यहीं पर रहने दीजिए और बाकी ऊपर में क्या हो जाएगा, SI गुणित 100 गुणित 100, नीचे में क्या आ जाएगा, P गुणा T, जो बचा है उसको लिख दीजिए, P गुणा, ये R का सूत्र हो गया। ठीक उसी प्रकार से एक और सूत्र बन जाएगा किसका, T का सूत्र, समय निकालना है आपको, तो T का सूत्र क्या हो जाएगा, T को इधर रखिए बाकी सबको SI के नीचे, तो ये ऊपर में SI आएगा और नीचे से 100 गुणा होकर ऊपर जाएगा और बटा नीचे में आ जाएगा P गुणा R, R गुणा P भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सूत्र पूछे गए थे, जो कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी ना उसी में से, इस प्रकार से सूत्र से प्रश्न बनते हैं। अब देखिए आपको मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो मूलधन है उसके बाद जो हमको ब्याज मिला है टोटल, उसी को तो मिश्र धन बोलते हैं। जैसे मैंने 100 रुपया किसी व्यक्ति को 10% की ब्याज पर 1 महीने के लिए दिया, तो मेरा मूलधन कितना है, 100 रुपया, और ब्याज कितना मिला मुझे, 100 रुपये का 10% 10 रुपया, 10 रुपया। तो दोस्तों मिश्र धन कितना हो गया, मिश्र धन मतलब कुल रुपए कितने हो गए, 110 रुपये मुझे मिलेंगे, इसी को तो मिश्र धन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब चक्रवृद्धि ब्याज से अगर प्रश्न बन गया, ठीक है, तो एक होता है साधारण ब्याज जो हर सालाना होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन से जोड़ के नया परसेंट बनते रहता है। ठीक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, इसे अगर सूत्र आया तो इसका सूत्र है मिश्र धन का सूत्र है, मिश्र धन का सूत्र है P इंटू, इस प्रकार से P इंटू 1 प्लस R बाई 100, R बाई 100 का पावर, यहाँ पर P क्या है, मूलधन, R है दर और N है समय। इस प्रकार से बस आपको सूत्र में मान रखना है, आपको उत्तर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अब आते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज में, CI आखिर निकालेंगे कैसे, अभी तो हमने मिश्र धन का सूत्र पढ़ा, ये किसका सूत्र है, मिश्र धन का। ठीक है, CI निकालना है तो आपको क्या निकालना होगा, मिश्र धन में से जो मिश्र धन आपने निकाला है इसमें से मूलधन को आपको बस माइनस कर देना है, या फिर सीधा यहाँ पर भी आप सूत्र रख सकते हैं क्या, CI का सूत्र क्या हो जाएगा, CI का सूत्र हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर N माइनस 1। ठीक है, तो इस प्रकार से रखिएगा कोष्टक को, और फिर ये प्रकार से इस सूत्र में मान रखेंगे, आपका CI का मान निकल जाएगा। लेकिन CI से उतना नहीं पूछ सकता, उतना ज़्यादा लेवल का नहीं देगा। ठीक है, बस आपको सूत्र हाँ पूछ सकता है। चलिए अब आते हैं भाई क्षेत्रमिति में, मेंसुरेशन में। इसमें एक होता है 2D, एक होता है 3D, तो ज़्यादा 2D से ही प्रश्न बनेंगे, फिर भी मैं 3D के थोड़े बहुत क्या दे दूंगा, फॉर्मूले दे दूंगा।
चलिए द्वियुमी है ना 2D। चलिए भैया वर्ग से आते हैं। तो वर्ग में मैंने बता रखा है, क्षेत्रमिति वाली क्लास अगर आपने देखी होगी। तो देखिए वर्ग देखिए जिसमें सभी भुजाएं क्या होती है बराबर, तो ये भुजा भी बराबर, ये भुजा भी बराबर, ये भुजा भी बराबर, ये भुजा भी बराबर, सभी बराबर होती है। ठीक है भाई। अब चलिए जैसे एक भुजा को मैंने मान लिया ए, इसका मतलब सभी भुजाएं बराबर है, मतलब सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, ए ए ए ए हो जाएंगी। भुजा को हम जैसा ए से दर्शा रहे हैं हम। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर इसका परिमाप निकालना है, परिमाप का मतलब क्या होता है दोस्तों, सभी भुजाओं का योग, मतलब सभी भुजाओं को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो देखिए ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, चारों भुजाओं को जोड़ दिया, इसका मतलब 4a हमारा परिमाप आ गया। तो हमको रटने की जरूरत नहीं है सूत्र को, बस सभी भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। तो 4a हमारा वर्ग का परिमाप हो जाएगा, इसका सूत्र है, मतलब 4 गुणित भुजा। अब वहीं क्षेत्रफल निकालना है, तो इन दो जो लगे हुए भुजाएं उनका वर्ग कर दीजिए। तो भुजा का वर्ग मतलब a गुणा a, इसका मतलब a का वर्ग हमारा भुजा का वर्ग बराबर हमारा वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आयत में आते हैं भाई। आयत की खास बात क्या होती है, इसकी आमने सामने की भुजा, ये भुजा और ये भुजा, और ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर होंगी, आमने सामने की भुजा। तो देखिए ये भुजा जैसे ये है लंबाई इसकी, ये है चौड़ाई, लंबाई को L से चौड़ाई को B से दर्शाया मैंने। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है। तो देखिए ये वाली भी लंबाई हो जाएगी, इसके सामने वाली ये वाली भी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, और इसके सामने वाली ये वाली भी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। इस प्रकार से होगी ना, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो दोस्तों चलिए इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप का मैंने मतलब बताया है कि सभी भुजाओं का योग ही तो क्या है, परिमाप है। तो चलिए भैया जोड़ दीजिए, सभी भुजाओं को जोड़िए। तो ये L, फिर इस भुजा का कितना था B, इस भुजा को मैंने माना L प्लस L, फिर इस भुजा को मैंने माना B। ठीक है, जोड़ दीजिए। तो ये L और L कितना हो जाएगा 2L, और B कितना हो जाएगा 2B। देखिए दोनों में से कॉमन क्या निकला 2, और बचा L प्लस B। तो देखिए यही तो सूत्र है आयत का, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई ही तो हमारा आयत का सूत्र है, इसका परिमाप का। तो दोस्तों रटने की जरूरत नहीं है, समझो चीजें आसान हो जाएंगी। और इसके क्षेत्रफल को देखिए, क्षेत्रफल देखें, इन दोनों भुजाओं को क्या है, गुणा कर देना। जैसे वर्ग में इसी प्रकार से दोनों भुजाओं को गुणा किया था ना, जो लग सटी हुई भुजाएं उन दोनों को गुणा किया था, ठीक उसी प्रकार से इन दोनों को गुणा कर दीजिए। हमारा क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्षेत्रफल का लंबाई गुणित चौड़ाई। समझ में आया है ना। चलिए चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, उम्मीद है मुझे। चलिए अब देखते हैं वृत्त में। चलिए वृत्त की बात तो मैंने बता दी, इसकी परिधि 2πr होती है और क्षेत्रफल πr² होता है, मैंने बता दिया है। अब त्रिभुज में आते हैं भाई। त्रिभुज में त्रिभुज तीनों भुजाएं, जैसे ये मान लिया A, ये मान लिया B और ये मान लिया C, ये तीन भुजाएं हैं। तो इसका भी परिमाप निकालना है। इसका मतलब इसका परिमाप कैसे निकलेगा भाई, सभी परिमाप का मतलब ही होता है सभी भुजाओं का योग। चलिए भाई जोड़ दीजिए, A धन B धन C, यही तो हमारा परिमाप है, हमारा परिमाप का सूत्र आ गया। ठीक है। अब वहीं पर इसकी जो है हमको क्या निकालनी है, क्षेत्रफल निकालनी है। तो क्षेत्रफल निकालनी है तो इसका सूत्र होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई या फिर H इंटू B। इसको आपको याद रखना है, सीधा आपको मान रखना है, यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है। फिर आगे देखते हैं, समांतर चतुर्भुज में आएंगे। ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, 2 गुणित आसन्न भुजाओं का योग। ठीक है। जैसे ये जो भुजा है L दे दिया, ये दिया है B दे दिया, यहाँ पर इसका भी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला 2 गुणित आसन्न भुजा कुछ भी ले लिए, इन दोनों का योग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा। इसका भी सूत्र क्या हो जाएगा, जो क्षेत्रफल है इसका सूत्र हो जाएगा आधार गुणित ऊंचाई। जबकि त्रिभुज में क्या होता था 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, लेकिन समांतर चतुर्भुज में सिर्फ और सिर्फ आधार गुणित ऊंचाई आपको लेना है। ठीक है, बस ये सूत्र आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, चलिए 3D में आते हैं। 3D में 3D आकृतियाँ, बस आपको इसको एक बार देख लेना है, उतना पूछने की संभावना नहीं है इसमें। फिर भी जो घन है, घन का परिमाप का आपको सूत्र याद रख लेना है, सीधा 4 × a का वर्ग। ठीक है, 4 × a का वर्ग। ठीक, इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, मतलब इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखिए 4 × a का वर्ग। ठीक इसी प्रकार इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 6 × a का वर्ग, और इसके आयतन का सूत्र है a का क्यूब। ये बार बार पूछा जाता है कि घन के आयतन का सूत्र कितना होता है। ठीक है, थोड़ा नेटवर्क इशू है, कि घन के आयतन का सूत्र कितना होता है ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए वहीं घनाभ का सूत्र भी मैंने यहाँ दे दिया है, जिसमें इसके पार्श्व पृष्ठ है ना, वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है, 2 गुणित L धन B और फिर पूरे का गुणा H है। ठीक है, L प्लस B इंटू H, ये क्या है, इसके पार्श्व पृष्ठ या फिर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और यहाँ पर समपृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो 2 गुणित LB प्लस BH प्लस HL होता है। वहीं इसके आयतन क्या होता है, L गुणित B गुणित H, जहाँ L लंबाई है, B चौड़ाई है और H क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, अब बेलन का क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2πrh। ये बार बार पूछा जाता है कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। वहीं ये जो है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये आपको याद रख लेना है, क्योंकि 3D मैंने पढ़ाया नहीं है इसलिए ज़्यादा आपको डील भी नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं हम परिमेय संख्याओं के गुणधर्म से आते हैं। ठीक है, परिमेय संख्याओं में ये होता है संवृत्त गुण। ठीक है, अलग अलग गुण होते हैं। संवृत्त गुण देखें तो दो परिमेय संख्याओं का योग, घटाव और गुणा भी क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है, ये आपको याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल में देखूं, दो परिमेय संख्या 2/5 है और धन, ठीक है, अगर इसको मैं जोड़ूं 2/3 है, तो परिमेय संख्या अलग अलग है। परिमेय संख्या क्या होती है, जो अंश और हर के रूप में होती है, जिसमें हर कभी भी शून्य नहीं होता। अब देखिए दो परिमेय संख्याओं को चाहे आप जोड़ो, चाहे आप गुणा करो, चाहे आप भाग करो, उसका उत्तर सदैव क्या आएगा, एक परिमेय संख्या ही आएगी। मैं एग्जांपल लेता हूं दोनों को जोड़ के। चलिए भाई इसको सॉल्व कीजिए, तो 3 का गुणा 2 से कीजिए। देखिए इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और आपस में इन दोनों का गुणा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, धन 5 दूनी हो जाएगा 10 और 5 दिया 15, तो 10 और 6 16, 16/15। तो देखिए 16/15 भी देखिए दोस्तों एक परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, इसीलिए कि यहाँ पर क्या कहा गया है, दो परिमेय संख्याओं का योग, गुणा, भाग जो भी आप करें वो सदैव परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, ये संवृत्त गुण है जिसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। क्रम विनिमय का नियम का क्या होता है, जोड़ में देखें तो ए धन बी करो या बी धन ई बराबर ही होगा। जैसे आप 2 धन 5 करो, इसका मान भी 7 होगा, और इसी प्रकार से आप 5 धन 2 करो, इसका मान भी क्या होगा 7 ही होगा। ये योज का गुणा, योज का क्रम विनिमय गुणन कहलाता है। ठीक है, अब गुणा में देखें तो जैसे आप 2 गुणा 5 करो, इसका उत्तर भी क्या आएगा 10 आएगा, और यदि आप 5 का गुणा 2 से करोगे तो भी क्या आएगा 10 में आएगा। तो इसे क्रम विनिमय का नियम कहते हैं। साहचर्य का नियम क्या होता है, इसको आपस में बांटना है। तो देखिए जैसे यहाँ पर है a प्लस बी प्लस सी है, फिर यहाँ पर क्या किया a प्लस बी बी प्लस सी कर दिया। इसका मतलब जैसे मैंने लिया 2 धन 5 धन 3, ठीक है, इसका उत्तर क्या आएगा, चलिए 2 धन 5 कितना आ जाएगा 7, 7 धन 3 हो जाएगा 10 होगा। अब इसी को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ 2 धन 5 धन 3, 5 धन 3। चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 धन 3 8, 8 और 2 10। तो ये होता है साहचर्य का नियम योग में। और वहीं गुणा में भी क्या हो जाएगा, a गुणा b गुणा c तो बराबर a गुणा b गुणा c, ये भी उसी प्रकार से हो। ठीक है, वितरण नियम क्या बोलता है, a गुणा b प्लस c, तो इसमें क्या हो जाएगा a गुणा b और a गुणा c। जैसे क्या मैं बोला, एक एग्जांपल लेता हूं, 5 गुणित 2 धन 3 है, 2 धन 3 है एग्जांपल में लिया, तो इसे मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले 5 का गुणा 2 से करूंगा, तो 5 गुणा 2 हो जाएगा, धन धन है तो धन का चिन्ह, फिर 5 का गुणा 3 से करूंगा, 5 का गुणा 3। ठीक है, ये होता है वितरण नियम। चलिए सॉल्व कीजिए, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 25। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा वितरण नियम। ठीक है, फिर आते हैं योज्य प्रतिलोम। देखिए यहां से प्रश्न बना था इसमें प्यून में, जैसे कि मैंने आपको कराया योज्य प्रतिलोम का नियम। तो योज्य प्रतिलोम का नियम क्या बोलता है, जैसे a का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। मतलब भी सिर्फ आपको क्या बदलना है, चिन्ह बदलना है दोस्तों। जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब धन है, तो धन का क्या हो जाएगा ऋण 5। अब जैसे मैंने लिया ऋण 6, तो इसका योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा धन 6। ठीक है, बस आपको चिन्ह को परिवर्तित कर देना, हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ऋण 100 है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब आते हैं गुणात्मक प्रतिलोम में। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम या फिर इसी को बोलते हैं व्युत्क्रम। ठीक है, व्युत्क्रम। तो देखिए यहाँ पर क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम में बस वो दोनों एक दूसरे से पलट जाएंगे। जैसे यहाँ पर a बाई बी है, a बाई बी है, इसका अगर मैं गुणात्मक प्रतिलोम बोलूँ तो ये हो जाएगा b बाई ए। आपको इस प्रकार से लिखना है। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने ऋण 3/2, ऋण 3/2, तो दोस्तों अब चिन्ह परिवर्तित नहीं होंगे, अब बस संख्या परिवर्तित होगी। जब इसका क्या लूंगा मैं गुणात्मक प्रतिलोम, तो ये हो जाएगा 2/3, लेकिन ये ऋण का ऋण ही रहेगा। ठीक है, जैसे मैं लूँ यहाँ पर 5/3 लिया, 5/3, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, बस संख्या पलटेगी, चिन्ह नहीं पलटेंगे, 3/5 रहेगा। ये पहले भी धन था अभी भी धन ही रहेगा, ये पहले भी ऋण था अभी भी ऋण ही रहेगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह नहीं बदलता, बस अंक बदलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने चीज़ों को आपको बता दिया है। अब लास्ट देखते हैं हम सांख्यिकी से। तो सांख्यिकी से क्या क्या प्रश्न दिखते हैं आपको देखना होगा। देखिए इसमें आपको देखना होगा माध्य, मतलब जिसे मीन या एवरेज कहते हैं, औसत कहते हैं। एक होता है मध्यिका, एक होता है बहुलक और एक होता है परिसर। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, परिसर से भी प्रश्न बने थे। अब देखिए माध्य क्या होता है, माध्य, तो माध्य क्या होता है, औसत ही होता है दोस्तों। इसमें क्या बताया था मैंने, सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्याओं की संख्या, है ना। इसमें क्या होता है माध्य बराबर
सभी संख्याओं या प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों या संख्याओं की संख्या। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिया मैंने, एक आंकड़े दिए हैं 2 3 5 3 7, ये आंकड़े दिए हुए हैं, तो यहाँ पर इसका माध्य निकालिए बोला गया है। तो देखिए क्या होता है, माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग कीजिए, योग, तो सभी को जोड़ दीजिए, 7 3 10, 5 15, 3 18 और 2 20, सभी का योग। प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 रख दीजिए भाई, 5 एकम 5, 5 चौक 20, इसका क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, अब देखिए मध्यिका कैसी होती है, मीडियन कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों मीडियन कैसे निकालेंगे, आंकड़ों को क्रम में रखने पर ठीक बीच वाला मान क्या हो जाएगा, हमारा मीडियन अर्थात मध्यिका हो जाएगा। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर कोई भी संख्या दी गई है जैसे 2 3 5 3 7, इसका मीडियन मध्यिका निकालो बोला है ना, तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में अर्थात बढ़ते क्रम में जमा लेना। बढ़ते क्रम में जमाओगे तो सबसे पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 2 बार दिया है, फिर 5 आएगा, फिर 7, इस प्रकार से बढ़ते क्रम में जम गया। अब जो बीच वाली संख्या है वही क्या हो जाएगी, उसकी मध्यिका। तो बीच में कौन सी भैया, 1 2 3 4 5 संख्या है, तो बीच वाली संख्या कौन हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। इधर भी 2 संख्या है, इधर भी 2 संख्या है, बीच में है 3, तो मध्यिका क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बस आपको बढ़ते क्रम में जमाना है और उसको बीच वाली संख्या को ले लेना है, ये मध्यिका मिल गई। अब आते हैं बहुलक, क्या होता है भैया, तो बहुलक वह मान जो आंकड़ों में सबसे अधिक बार आता है वो क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। चलिए देखते हैं बहुलक क्या है। इसको क्या है, मैंने देख लिया 2 3 5 3 7। अब देखिए यहाँ पर कौन सा अंक बार बार आया, ज्यादा बार आया, तो देखिए यहाँ पर जो 3 है ना, 3 ये दोहराया गया है, 2 बार आया है, मतलब सबसे ज्यादा बार आया है, तो बहुलक क्या हो जाएगा, 3, तो हमारा बहुलक होगा ऑप्शन 3। ठीक है, ये करेक्ट होगा। अब देखते हैं परिसर क्या होता है। परिसर दोस्तों जो सबसे बड़ा मान होता है उसको सबसे छोटे मान से आप घटा दोगे ना, तो वही क्या हो जाएगा, हमारा परिसर, इसी से रेंज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा मान क्या है, 7, और सबसे छोटा मान क्या है, 2, इन दोनों को आप घटा देंगे तो हमारा परिसर आ जाएगा, तो परिसर है हमारा 5। तो इस प्रकार से सूत्रों को मैंने बताने की कोशिश की है दोस्तों, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। बस आपकी थोड़ी सी हेल्प करने की मैंने कोशिश की, और इसी प्रकार से अब आपको रिलैक्स करना है। बस मैं कल एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको एग्ज़ाम दिलाने कैसे जाना है, क्या क्या करना है, ये सभी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगा और बता दूंगा कि आपको क्या पहनना है, कैसे पहनना है ना, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो, क्या क्या ले जाना है, सभी चीज़ों की एक वीडियो लाऊंगा सेपरेट। और रिलैक्स रहिए, अब आपका काम हो गया, आपने जितनी तैयारी करनी थी कर ली है, अब बस अब रिलैक्स रहिए, टेंशन मत लीजिए, अब जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, क्या करें ज़िंदगी में, क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा, बस इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशनल क्लास के साथ। ठीक है, मोटिवेशन ही देंगे और क्या करेंगे कल, और तो कुछ नहीं, पढ़ना हो गया यार, और कितना पढ़ोगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।